अब से पहले हमने क्या समझा था, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो आज हम समझेंगे इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को, और जो इसके आगे आने वाले प्रश्न है उन सभी को हम इसमें समझेंगे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है, नोबल गैसों को अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ठीक है। नोबल गैसों को अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है, बताइए। आपने पढ़ा था अभी पीछे, तो क्यों कहा जाता है बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पढ़े थे अगर आप ध्यान हो तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखोगे। इसका उत्तर तो हम लिखेंगे यहाँ कि नोबल गैसों, देखिए नोबल गैसों में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के कारण इनका अंतिम कोष पूरा भरा होता है। अंतिम कोष पूरा भरा होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि नोबल गैसों में बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के कारण इनका जो बाह्यतम कोष होगा, जो अंतिम कोष होगा, पूरा भरा होता है, जिसके कारण लिखोगे, जिसके कारण ये आसानी से क्रिया करके, जिसके कारण ये आसानी से क्रिया करके अपने यौगिक नहीं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कहते हैं। ये हो गया, जल्दी समझो फिर इसे समझाएंगे अभी। लिख लिया। अब देखो क्या है, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस होती क्या है। बहुत सीधी सी बात है कि जिनके कोष, जो अंतिम कक्षा होगी, अंतिम कोश होगा जिसके में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होंगे, ठीक है, उसी को हम नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, 3 नाम है इनके, नोबल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं इंग्लिश में, इनको इनर्ट गैस कहते हैं। देखो इसके अंदर आएंगे कौन कौन से तत्व, इसके अंदर आएंगे हमारे यहाँ, लिखोगे जैसे एक ग्रुप होता है पी ब्लॉक में, वर्ग नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्रॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये तत्व हैं। ये सभी हमारे क्या है, नोबल गैस या अक्रिय गैस कहलाती है। इनको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, बताऊं तुम्हें? नहीं, ये है हीना। ट्रिक बता दूं मैं तुम्हें इसे याद करने की ट्रिक, लिख लो इसको भी, ट्रिक को भी। ट्रिक क्या हो जाएगी, He का मतलब हो गया है हीलियम, और लेकिन हम इसको याद करेंगे क्या, हीना, ठीक है, हीना,
नीना और करीना, कैटरीना कह सकते हो। के का मतलब यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है, ये साइलेंट है। के एक्सरे क्या हो जाएंगे? एक्सरे और आरएन का मतलब हो जाएगा रंगीन। हो गया याद? तो कैसे याद करोगे? नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो जितने भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले बहुविकल्प आ जाता है ये कि बताइए निम्न में से कौन से तत्व हमारा, या निम्न में से कौन सा अक्रिय है, या नोबल है, या उत्कृष्ट गैस है, तो बता देगा आपको। उनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रख देगा, इनमें से कोई सा एक। तो इनमें से आप छांट लेना कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो ये हीलियम है, ये हीलियम इस परिभाषा का अपवाद है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो अंतिम कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, लेकिन इसका जो बाह्यतम कोश होगा पूरा भरा हुआ होता है। इतनी शर्त है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होगा 2, और 2 के में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ से? जो 2 ही है, इसका सगाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो टोटल 2 है, जो हीलियम है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक आएगा 2, और जब इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 2, ठीक है। लेकिन इसका जो बाह्यतम कोश होता है ये पूरा भरा हुआ है, क्योंकि हम जो एल कक्षा होती है, तो के में जो के कक्षा होती है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली ये तुमने क्लास में समझा रखा होगा अच्छी तरह से, और नहीं देख रखा है तो बेटा उस क्लास को एक बार देख लेना जाकर, वहां तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें क्वेश्चन का सिर्फ आंसर समझना है, तो हमने आंसर समझ लिया है। क्वेश्चन क्या था? नोबल गैसों को अक्रिय गैसें क्यों कहा जाता है? तो याद रखिए, नोबल गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के कारण इनका जो बाह्यतम कोश होगा पूरा भरा होगा, और पूरे भरे होने के कारण ना तो किसी से इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, ना किसी से लेते हैं। कोई किसी प्रकार की साझेदारी नहीं दर्शाएंगे, और जो साझेदारी नहीं दर्शाएंगे तो क्या होगा? ये आसानी से कोई क्रिया करेंगे ही नहीं, और जब आसानी से क्रिया नहीं करेंगे तो इसलिए इनको हम उत्कृष्ट या नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के अंदर जो 18 वर्ग हैं, उनमें से एक यही ऐसा वर्ग है जो किसी से क्रिया नहीं करता है, अन्यथा कोई ना कोई किसी न किसी के साथ क्रिया करके अपना योग्य बना ही लेते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा वर्ग है जो किसी से क्रिया नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? फिर बताओ क्यों नहीं करेगा? इसका कारण क्या है? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोश है वो पहले से ही पूरा भरा हुआ है। जब कोई भी तत्व किसी से क्रिया करेगा तो करता क्यों है वो? उसका करने का कारण ये होता है कि ताकि वो किसी प्रकार से साझेदारी करके अपना एक यौगिक बना सके, ठीक है ना। कल समझे थे तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझे नहीं थे तुमने? ये जैसे NaCl का निर्माण, MgO का निर्माण, Na2 का निर्माण, वो सब साझेदारी तो करके कर रहे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे थे, देखा होगा तुमने, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन समझते हैं। लिख लिया है तक? तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने क्या कह रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण प्रदर्शित कीजिए। तो यौगिक दे रखे हैं हमें 2, कौन कौन से? पहला दे रखा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा क्या दे रखा है? सोडियम ऑक्साइड। 2 यौगिक दे रखे हैं, तो हमें इनके निर्माण को समझाना है। तो निर्माण कैसा होगा? देखो हल कैसे करेंगे इसको, तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे हल, और हल भी हम किसका समझेंगे? पहले एक पॉइंट का समझेंगे। ये क्या है हमारे पास में? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण डाल लेते हैं हम यहाँ हेडिंग, सोडियम क्लोराइड का निर्माण। कल बेटे करे थे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान हो तो तुम्हें करे थे या नहीं? और सबसे पहला उदाहरण हमने सोडियम क्लोराइड का ही करा था, इतना और बता दो तुम्हें। तो कल हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहला उदाहरण हमने सोडियम क्लोराइड का ही पढ़ा था वहाँ। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले समझ लो सोडियम का संकेत क्या होता है बताओ? Na। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे कितना आएगा? 2, 8, 1, ठीक है, ये निकल दिया। और उसके बाद इसमें रखा क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत Cl होता है। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका? 17। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2, 8 और 7। और हम यह समझते हैं, देखिए सोडियम के पास देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? लास्ट वाली कक्षा में, ये वाली कक्षा में देखनी होती है। तो इस कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, और ये है क्लोरीन की संयोजी कक्षा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो यहाँ क्लोरीन बनाएंगे और क्लोरीन के आसपास में हम 7 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है, 2, 4 तो 6, 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इनका स्टेप पूरा कराना है तुम्हें, तो स्टेप पूरा कैसा कराओगे बताओ जल्दी से। स्टेप पूरा ऐसा होगा कि जो सोडियम है ना, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका त्याग कर देगा किसके पास को? क्लोरीन के पास को। तो जो क्लोरीन को दे देगा तो इसकी जो कक्षा है ये खत्म हो जाएगी पूरी। खत्म होने का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ इसकी अंतिम कक्षा हो जाएगी अब ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 8, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आया है ये निकल के नहीं, कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास। 7 उसके पास ऑलरेडी पहले से ही है, 1 और आ जाएगा उसके पास, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसमें भी 8 पूरे हो गए, इसमें भी 8 पूरे हो गए। इसी को बोलते हैं स्टक नियम, और इसी के आधार से निर्माण होता है इनका आयनिक यौगिकों का। तो क्या हो जाएगा? ये जो परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन के पास जब जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ? तो यहाँ बनेगा Na+,
क्या बनेगा आगे जाके Na+। अब Na+ का मतलब क्यों है Na+? बताओ। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दान दिया है। भैया किसको दिया है दान? क्लोरीन को। अच्छा अब क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? Cl-। ठीक है, एक माइनस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे एक माइनस? क्योंकि क्लोरीन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, सोडियम से ले रहा है उधार। ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं या इसको एक तरीका और भी लिखने का क्या है, या NaCl, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो इस प्रकार से NaCl का निर्माण ये बन जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई? बताओ जल्दी से, कल पढ़ा था तुमने ये सब। अच्छा अब दूसरा यौगिक देखो, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ, बी पॉइंट को समझो। देखो बी पॉइंट में क्या कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड देखो क्या है, सोडियम का बताओ, ऐसे ही संकेत निकालेंगे हम Na, परमाणु क्रमांक 11 है बेटे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1। ऐसे ही ऑक्साइड का निकालेंगे तो ऑक्साइड का क्या होता है O, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास का हो जाएगा 2,6। ठीक है, अब ऐसे निकालो है तो निकाल लीजिए। देखो यहाँ सोडियम दे रखा है, सोडियम के लिए लिखो Na। कितने हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन इसमें? 1, तो 1 डॉट रख देंगे हम यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ऑक्सीजन के पास देखो कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन? 6, तो हम यहाँ ऑक्सीजन बनाएंगे और संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इसके आसपास में 6, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। और यहाँ कितने सोडियम रहेंगे इसमें? 2 सोडियम रहेंगे, तो दूसरे को भी हम इस तरह से बना लेंगे यहाँ इस तरह से। अब इनका स्टेप पूरा कराना है तुम्हें। अब स्टेप पूरा कैसे होगा, तो एक तो इलेक्ट्रॉन ये जो है सोडियम इसको दे देगा ऑक्सीजन को, और ये दूसरा सोडियम भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ही दे देगा यहाँ, इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे ऑक्सीजन को। तो क्या होगा अब आगे बताओ जल्दी से, आगे क्या हो जाएगा? तो आगे ये हो जाएगा यहाँ कि Na के ऊपर तो आ जाएगा यहाँ प्लस, Na के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कितने माइनस आएंगे? 2 माइनस के आएंगे। ठीक है, और Na के आगे हम यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे यहाँ, ये इस तरह से। अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं बताओ जल्दी से? 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सोडियम के 2 परमाणु है। पहली बात तो ये सुनो। दूसरी बात, इस पर देखो आवेश को भी हम बराबर करना होता है। आवेश क्या? आवेश मतलब इस पर माइनस के 2 है, इस पर यहाँ प्लस का 1 है, तो 2 की गुणा होगी तो यहाँ प्लस के 2 हो जाएंगे, ये प्लस के 2 ये माइनस के 2, बराबर बराबर आवेश हो जाएगा दोनों पे। या इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का बताओ जल्दी से, या Na2O, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ तक बातें समझ में आ गई? जल्दी से नोट करो फटाफट। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब है हमारे सामने प्रश्न नंबर 6। तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6? आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस होते हैं, क्यों होते हैं समझाइए, आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर देखो क्या लिखोगे बताओ, इसका आंसर मैंने आपको आयनिक यौगिकों में समझाया है। तो देखिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं पहले सुनो। आयनिक यौगिक हमारे होते हैं जो हमारे इस तरह से प्लस माइनस प्लस और माइनस, जैसे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है भाई, यस सर। कितना भी बड़ा कितना छोटा कर सकते हैं उसको समझने के लिए। तो ये जो यौगिक बनाया है मैंने एक आयनिक यौगिक बनाया है, आयनिक यौगिक की संरचना बनाई है। ठीक है, और इसको हम समझ सकते हैं यहाँ NaCl, क्योंकि NaCl देखो क्या होता है, NaCl की संरचना हम इसको कह सकते हैं। कैसे कि जब हम NaCl को आयनित करते हैं तो किस प्रकार टूटेगा, ये Na प्लस और प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें एक प्लस का आवेश है, मतलब ये हो गया प्लस वाला ये, और ये माइनस वाला ये हो गया Cl। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो यौगिक होंगे हमारे जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं। अब ये ठोस होते क्यों है तो वो आपको समझाना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो जो ये जितने भी आयनिक यौगिक हैं इनके में बीच में जो होता है प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगता है। ठीक है, और वो बल जो होगा इनमें बहुत ही कैसा होगा, प्रबल स्ट्रॉन्ग होता है। प्रबल मतलब हार्ड होता है। ठीक है ना, और हार्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं हमारे ठोस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे कि आयनिक यौगिकों में, लिखो इसका उत्तर लिखो, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन के मध्य, धनायन तथा ऋणायन के मध्य प्रबल, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ड, प्रबल आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल लगता है।
ठीक है, प्लस माइनस के बीच में कैसा लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो भी कौन सा, प्रबल। होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इनके कण या आयन कह सकते हो, जिनके कारण इनके आयन पास पास आ जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, पास पास, जिसके कारण इनके आयन पास पास हो जाते हैं। आगे लिखोगे इसलिए क्या होगा, इसलिए आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक कैसे होंगे, ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिख दो, जैसे NaCl। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? देखो इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में समझो। इसमें प्लस और माइनस के आवेश है। प्लस माइनस को ऐसे समझ लो, मेल फीमेल से समझ लो तो बहुत अच्छी तरह से पकड़ लोगे बात को। मेल और फीमेल तो जानते हो, या और तोड़ के बताओ शब्द को, इतने समझ जाओगे। हाँ, तो मेल और फीमेल, तो ये मेल है, समझ लो ये मेल है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल है। तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी शिकली पिट जाती है। होता है ना, होता है, हाँ वही वाली बात। तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के और क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। और पास आने की वजह से इनकी जो ताकत होती है वो और डबल हो जाती है। ठीक है ना भाई, मान लो दो बच्चे हैं, एक उधर है एक उधर है, तो इनकी दोनों की ताकत अलग अलग है इस टाइम पे, और इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, जैसे जय और वीरू, देखा जय और वीरू अलग अलग रहे तो पिटाई हमेशा, और एक जगह हो जाए तो फिर पीटे वो। तो ऐसा क्यों, बताओ कारण क्यों है? तो कारण ये उनकी ताकत डबल हो गई फिर, है ना। तो यही वाली बात है इसमें। तो यहाँ प्लस माइनस जब तक ये अलग अलग है, ठीक है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है इनको एक साथ इकट्ठा करेगा, और एक साथ इकट्ठा करने की वजह से फिर इनका क्या होगा, बताओ, इसमें बदल जाएंगे फिर ये ठोस अवस्था में। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है यहाँ, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं, क्यों? बताइए क्यों होंगे ऊंचे, बताओ जल्दी, क्या बताया था मैंने? क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच में या इनके आयनों के बीच में, धनायन ऋणायनों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रबल। बताओ, प्रबल आयनिक आबंध। प्रबल आयनिक आबंध के कारण ही इनका गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं। तो देखो कैसा आंसर लिखोगे इसका, यहाँ डालते हैं आंसर, और आंसर में लिखोगे आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं क्योंकि, यहाँ लिखोगे आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे, ऊंचे होते हैं। कैसे होते हैं, ऊंचे। ऊंचे मतलब हाई, अधिक। ऊंचे का मतलब क्या है, हम अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, बताओ कारण क्या है? क्योंकि लिखोगे क्योंकि इनके धनायनों व ऋणायनों के मध्य, क्योंकि इनके आयनों के मध्य, ऐसा लिखो शॉर्ट में, क्योंकि इनके आयनों के मध्य मतलब बीच में, के मध्य प्रबल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब पावरफुल, ताकतवर, ज्यादा, हार्ड। ठीक है, प्रबल, स्ट्रॉन्ग, आयनिक आबंध, प्रबल आयनिक आबंध लगता है, जिसे तोड़ने के लिए किसकी, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसलिए इनके जो आबंध होते हैं,
इसलिए इनके गलनांक जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, कारण क्या बताया मैंने अभी, देखो यहाँ पे, क्योंकि इनके मध्य, इनके जो आयन होते हैं, इनके आयनों के मध्य प्रबल आयनिक आबंध बनता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, फिर आगे समझेंगे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्लराज क्या होता है। ठीक है, तो अम्लराज के बारे में हमें यह समझना है। तो देखिए क्या होता है अम्लराज, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा विलयन बना हुआ होगा, आरओबी कितने में, 3:1 में, उसी के विलयन को हम बोलते हैं अम्लराज। क्या इसका फायदा है, इसका कहाँ उपयोग होगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर नोट कर लो, आंसर लिख लो क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि 3:1, ठीक है, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl तथा सांद्र कंसंट्रेट लेना है हमें, दोनों सांद्र क्या लेना है, HNO3 के ताजा विलयन का, ताजा करो इसको, का HNO3 का ताजा विलयन अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। अम्लराज कहलाता है। ठीक है भाई, तो HNO3 का ताजा विलयन क्या कहलाएगा, अम्लराज। तो देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, अम्लराज का सूत्र क्या बनेगा, तो इस प्रकार से हम अम्लराज का सूत्र बना सकते हैं यहाँ कि 3HCl प्लस HNO3, ये होता है अम्लराज का रासायनिक सूत्र। देखिए अम्लराज से तुम्हें पता चल गई होगी, अम्लों का राजा, अम्लराज का मतलब क्या होता है, अम्लों का राजा। तो ये है अम्लों का राजा 3HCl प्लस HNO3, इसका रासायनिक सूत्र ये होगा। ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता दूं ये किस चीज के काम आता है, अम्लराज जो है किस चीजों का काम आता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग करा जाता है जो सोने और चांदी की चीजें होती है ना, उसको निखारने में काम करती है अम्लराज। तुमने देखा होगा कि कभी आपके आसपास में आ जाते हैं कि भाई चीजों को निखरवाने वाले आ जाते हैं, चीजों को निखरवा लो, तो जो घर की लेडीज होती है वो अपनी चीजों को इनके द्वारा निखरवाती है, होता है नहीं होता है। तो उसमें अम्लराज क्या होता है, ये इसी का मिश्रण होता है, तो उसमें इसमें डाल के वो चीजों को निखारते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्या है अम्लराज, तो ये एक प्रकार का पानी की तरह द्रव होता है, द्रव पदार्थ है। इसके अंदर 3:1 का अनुपात रहता है, मतलब 3 मिलीलीटर मान लो, 3 लीटर मान लो, कुछ भी मान लो इसको, 3 अणु तो इसमें HCl के रहेंगे और 1 अणु इसमें HNO3 का रहेगा। ठीक है, इन दोनों के मिलाने से, मिश्रण से ताजा विलयन जो बनेगा वो बनता है हमारा अम्लराज। और इसमें क्या है, किसी भी चीज को निखारने के काम में आएगा। निखारने का मतलब समझ रहे हो, चमकाने में। तो देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे सामने, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तथा सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम बताना, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु और सबसे कम क्रियाशील धातु बतानी है। तो ये है हमारी यहाँ कौन सी, सक्रियता श्रेणी, ये है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी से समझिए, देखिए तो सक्रियता श्रेणी में क्या है, सबसे ऊपर क्या आता है, के पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, आयरन, और फिर ये Pb, H और Cu। Pb का मतलब क्या होगा यहाँ, लेड, Pb का मतलब लेड, फिर H का मतलब हाइड्रोजन, Cu का मतलब कॉपर, Hg का मतलब बताओ जल्दी, Hg मरकरी, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तुम तो बहुत चीजों को भूल रहे हो। आप देखो आगे क्या होगा, तो इसको याद कैसे करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। इस तरह से याद कर लेंगे इसको, आवश्यकता श्रेणी याद करनी बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप देखो इसमें कैसे पता चलेगी, जो ये सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ठीक है, तो ये तो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, और ये होता है ये तो सबसे अधिक हो गया और ये सबसे कम हो गया। तो याद कर लोगे आसानी से। तो इसका आंसर तुम खुद लिखोगे, कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे अधिक है, तो इसका आंसर तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, इसको देख लेना, पहचान लेना। यहाँ से मैंने तो बता दिया, ये जो होगा, ये वाला जो पहला वाला होगा, ये कैसा होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील, ये तो हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील। ठीक है, और ये हो जाएगा सबसे कम क्रियाशील। कर लोगे, बिठा दे अब।